नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 अगस्त और 4 अगस्त की करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। आरबीआई ने महारत्न कंपनीज हैं ओएनजीसी, विदेश लिमिटेड, ओवीएल, ठीक है। दूसरी है इंडियन ऑयल, आईओसी, और तीसरी है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और चौथी कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 4 कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए का 2000 करोड़ रुपए का विलंब शुल्क लगाया है। अब ये विलंब शुल्क क्यों लगाया है? बेसिकली एसबीआई जो है, इसके द्वारा जो ये ओवरसीज ट्रांजैक्शन होते हैं कंपनीज के, तो वो उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, विदेशी लेन देन के लिए, ये ऑथराइज डीलर बैंक है इन कंपनीज का। और जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट का कहना है कि जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए ऑथराइज डीलर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कंपनीज की। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, तो उन ट्रांजैक्शंस के बारे में इनको जानकारी आरबीआई को देना पड़ता है। तो टाइम पर ये जानकारी ना देने के कारण इन 4 कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए का एक तरह से विलंब शुल्क लगाया गया है। तेल मंत्रालय इन सार्वजनिक उपक्रमों के लिए नोडल मंत्रालय है, और इसमें तेल मंत्रालय एक्चुअली इसका कुछ उसमें भूमिका नहीं है। इस लेन देन की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सार्वजनिक उपक्रमों की नहीं बल्कि एसबीआई की है। तो एसबीआई जो है, चूंकि मैंने अभी बताया कि ऑथराइज डीलर होता है इन ट्रांजेक्शन्स का, तो एसबीआई का कहना है कि नहीं, हमने तो रिपोर्ट जो है आरबीआई को भेज दी, और जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसका समय पर ट्रांजेक्शन हुआ, और लेट फीस जो है लगाई जाती है, जो अगर ट्रांजैक्शंस की जो रिपोर्ट है वो एसबीआई टाइम से नहीं भेजती है। तो इसमें यही कहा गया है कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये इनकी रिपोर्ट जो है, रिपोर्टिंग जो है, वो आरबीआई को टाइम से नहीं की गई है। तो 22 अगस्त 2022 की आरबीआई अधिसूचना है कि ये जो हस्तांतरण है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें अधिकृत डीलर बैंक भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति या विदेशी इकाई के प्रति किसी बाहरी प्रेषण या वित्तीय प्रतिबद्धता की सुविधा नहीं देगा, जब तक कि रिपोर्टिंग की देरी नियमित ना हो जाए। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो भी ट्रांजैक्शंस करेगी फॉरेन में, ओवरसीज में, तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो उस बैंक की होगी जो डीलर बैंक है, मतलब अधिकृत डीलर बैंक है, ऑथराइज डीलर है। तो इसमें ऑथराइज डीलर एसबीआई है, और तो ये बाहरी प्रेषण या वित्तीय प्रतिबद्धता का मतलब यही है कि इनकी ये प्रतिबद्धता है कि इसको समय से जो है आरबीआई को इसकी रिपोर्टिंग की जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा ना होने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्टिंग आरबीआई को टाइम से नहीं दी। जो भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए हैं या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो इसको लेकर के इन 4 कंपनियों को, जो 4 की चारों ये महारत्न कंपनियां हैं भारत की, और इन पर ये जुर्माने के रूप में 2000 करोड़ रुपए इन चारों को लगाया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, उसका कहना है कि ये ट्रांजैक्शंस जो है पहले से ही कर दिया गया था, और इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड की भागीदारी नहीं है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसमें पहले से ही सूचित कर चुकी थी आरबीआई को। ऐसा किसी अधिकारी का मानना है जिसने ये सूचना प्रदान की है, परंतु नाम नहीं खोला गया है। अभी टोटल जो है विदेशों में तेल और गैस पर संपत्तियों में राज्य का स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा
25 देशों में 55 परिसंपत्तियों का कुल निवेश 36.55 बिलियन डॉलर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि अभी एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि वो 4 कंपनीज कौन सी हैं जिन पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। क्यों जुर्माना लगाया है, मैं वो क्या है, इसलिए जुर्माना लगाया है कि जो इसका ये जो ट्रांजैक्शंस है, ओवरसीज डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस है, उनकी समय पर रिपोर्टिंग नहीं की गई एसबीआई के द्वारा, जो इनका ऑथराइज डीलर है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर। तो इस समय शतरंज प्रतियोगिता चल रही है और वर्ल्ड कप ये अजरबैजान में हो रहा है। अजरबैजान ये कैस्पियन सागर के पास में ये पड़ता है देश, और कैस्पियन सागर के साथ इसकी बाउंड्री लगी हुई है और इसकी राजधानी है बाकू। मेनली बाकू जो है ये ऑयल एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती है और अजरबैजान भी मेनली जो है ऑयल प्रोडक्शन के लिए ये देश जाना जाता है। तो इसी देश में इस समय जो है वर्ल्ड कप हो रहा है चेस का, और इस चेस के वर्ल्ड कप में डी गुकेश हैं, तो डोम राजू गुकेश। तो डी गुकेश ने लाइव रेटिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया है। विश्वनाथन आनंद ने जो पहली बार 1986 में प्रवीण थिप्से को पछाड़ करके फर्स्ट रैंक हासिल की थी इंडियन। तो 1986 में पहली बार जो है प्रवीण थिप्से को पछाड़कर ये शतरंज में फर्स्ट रैंक हासिल की थी, और 1986 से लेकर के अब तक 37 वर्षों में इनका फर्स्ट रैंक। 17 वर्षीय उम्र के जो गुकेश डोमराजू हैं, इन्होंने फिडे रेटिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया है और दुनिया के शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीय बन गए हैं। तो इंडियन रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को अभी तक कोई नहीं पछाड़ पाया था, लेकिन ये जो 17 वर्षीय डोमराजू गुकेश हैं, इन्होंने ज्यादा पॉइंट्स हासिल किए और कुछ अंतराल से विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये जो मैच था, ये एक्चुअली खिलाड़ी जो थे जिनके अगेंस्ट में ये मैच खेला जा रहा था, वो भी अजरबैजान के ही खिलाड़ी थे, इस्कंदरोव मिसरतदीन। इस्कंदरोव मिसरतदीन जो हैं, तो ये जो शतरंज का विश्व कप चल रहा है, तो इसमें 44 चालों में हराकर इनको यह उपलब्धि हासिल की। किनको? डी गुकेश को। तो डी गुकेश ने यह उपलब्धि हासिल की, और डी गुकेश चेन्नई के रहने वाले हैं, और प्रवीण थिप्से को पछाड़कर ये बात मैं बता चुका हूं। और 53 वर्षीय एकमात्र अपने पद से तब ये एकमात्र खिलाड़ी थे पेंटाला पी हरिकृष्णा। तो इन्होंने 2016 में लाइव रेटिंग में कुछ टाइम के लिए इनको पछाड़ा था विश्वनाथन आनंद को, परंतु अभी जो है विगत 2 वर्षों में रैंकिंग में जो फर्स्ट रहे वो विश्वनाथन आनंद ही रहे। लेकिन अभी जो फिडे का द्वारा ये चेस का वर्ल्ड कप हो रहा है अजरबैजान में बाकू में, तो इसमें 2578 रेटिंग लेकर के पिछले 2 वर्षों में 2021 में 2578 रेटिंग ली थी, और उसके बाद में 2755 रेटिंग, तो 0.9 ये इस रेटिंग के साथ जो है गुकेश आगे हो गए हैं। तो टोटल अगर देखा जाए लाइव रेटिंग में, तो डी गुकेश का 9th पोजीशन है, 2756, यहाँ पर 2755.9 है। तो डी गुकेश 2756 अंक लेकर के 9th पोजीशन पे आ गए हैं, और 10th पोजीशन पे ये विश्वनाथन आनंद है, जिनका 2754 पॉइंट्स मिले हैं। अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा है, और इस वर्ल्ड कप के और भी मैच होने हैं। हो सकता है डी गुकेश विश्वनाथन आनंद से थोड़ा आगे निकल जाएं। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज, एफबीआई की एक एजेंट हैं भारतीय अमेरिकी, जिनका नाम है सोहिनी सिन्हा। इनको साल्ट लेक सिटी का प्रभारी
नियुक्त किया गया है। एफबीआई की एजेंट है ये, उनको, ये सोहिनी सिन्हा, इनको जो है साल्ट लेक सिटी का एफबीआई का एजेंट वहाँ पे नियुक्त किया गया है, और ये भारतीय अमेरिकी हैं। और इससे पहले ये सोहिनी सिन्हा वाशिंगटन डीसी में एफबीआई मुख्यालय में निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में कार्य किया है इन्होंने। एफबीआई के साथ इनकी यात्रा है, अब एफबीआई के को ज्वाइन इन्होंने 2001 में किया था, और उसके बाद में ये कंटिन्यू रही, और मिल्वॉकी फील्ड ऑफिस में इन्होंने काम किया था, और आतंकवाद विरोधी जांच पर ध्यान इनका केंद्रित था। मेनली जो है इनका काम आतंकवादी विरोधी जांच को लेकर के रहता था वहाँ पर। और पूरे करियर के दौरान उन्होंने ग्वांतानामो बे नेवल बेस, लंदन में एफबीआई लीगल अताशे कार्यालय और बगदाद ऑपरेशन सेंटर और अलग अलग जगह में इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है। एफबीआई का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और चार्ल्स बोनापार्ट, जोसेफ बोनापार्ट ने इसको स्टार्ट किया था, एफबीआई के संस्थापक थे। और ये मुख्य रूप से जैसे रॉ है वैसे ही सीआईए है या फिर एफबीआई है अमेरिका में, तो ये एक तरह से खुफिया संस्था है एफबीआई अमेरिका की। और 26 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हम लोग जानते हैं कि एनएचएआई, जितने भी हाईवेज बनते हैं इंडिया में तो उनके लिए जाना जाता है, ये कंपनी जानी जाती है। और राजमार्ग यात्रा, ये राजमार्ग यात्रा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है एनएचएआई ने। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका काम क्या है और ये कैसे काम करता है? बेसिकली राजमार्ग यात्रा नागरिक केंद्रित एक तरह से है ये, और इसमें जो है बेसिकली इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, और साथ साथ में iOS में भी ये ऐप स्टोर में मौजूद है। इम्पोर्टेंट क्या है कि पहला तो जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है हाईवे पर, तो सबसे पहली बात तो है कि उस हाईवे पर जहाँ पर भी होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा या ऐसा ही कोई इम्पोर्टेंट प्लेस सड़क के किनारे कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी लोकेशन ये मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा काम जो है वो इम्पोर्टेंट हुआ है, वो है कि जिस तरह से फास्टैग यूज़ होता है, तो ये फास्टैग का भी काम ये एप्लीकेशन करेगा। इसके द्वारा फास्टैग भी बनाया जा सकता है। तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट काम है कि शिकायत निवारण। तो मान लीजिए किसी को शिकायत है किसी चीज़ को लेकर के, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई ऐसा कोई हादसा हो गया है, तो उस सभी जो उसकी ट्रैकिंग जो है ये शिकायत निवारण करना है। और इसमें ये जियो टैग की तस्वीरें और वीडियो संलग्न करने की सुविधा भी है। फास्टैग सेवाएं हमने बता चुका हूं मैं कि फास्टैग सेवाएं ये रिचार्ज करा सकते हैं, मासिक पास भी बन सकता है, और फास्टैग की और भी सुविधाएं हैं वो इसमें मिल सकती हैं। बैंकिंग पोर्टल्स के साथ इनका जो है एक तरह से गठबंधन हुआ है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है एनएचएआई के द्वारा, और एनएचएआई का गठबंधन है कई बैंकों के साथ, जिसके थ्रू ये फास्टैग गाड़ियों में लग सकता है। उसके बाद है सुरक्षित ड्राइविंग सुविधाएं। तो जैसे कोई गाड़ी है जा रही है, तो हाईवे पर ओवर स्पीड हो गई, तो ओवर स्पीड की ये जानकारी जो है प्रदान करेगा ये ऐप।
ओवर स्पीड का नोटिफिकेशन आएगा और एक अंतर्निहित वॉइस असिस्टेंट के साथ जो है ये किया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं जो 4 इसकी आवश्यकताएं। तो मैंने बताया था कि ये वन स्टॉप भंडार आवश्यक जानकारी है ना, जिसमें मैंने बताया था कि टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल है, होटल है या अन्य आवश्यक सुविधाओं वाले यातायात अलर्ट का विवरण देने की अनुमति भी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। है जस्ट आस्क या खुल के पूछो, ये एक चैटबॉट एमपी सरकार ने जारी किया है। प्रभुराम चौधरी वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं और यूएनएफपीए ये संस्था है जिसके साथ मिल करके चैटबॉट लॉन्च किया गया है। जस्ट आस्क या खुल के पूछो, तो एक तरह से ये स्वास्थ्य संबंधी चैटबॉट है और यूएनएफपीए के भारत में प्रतिनिधि जो हैं एंड्रिया एम वोजनार हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार और यूएनएफपीए के बीच में ये एक तरह से समझौता हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किशोरों और युवा वयस्कों को सामाजिक मुद्दों और यौन से प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स SRHR पर सटीक और सुलभ जानकारी को महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है। अब ये चैटबॉट जो है ये उपयोगकर्ता को इंटरेक्टिव वार्तालापों में संलग्न करता है और मिनटों में के भीतर जो है सटीक और विश्वसनीय जानकारी निःशुल्क प्रदान करता है। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और सामाजिक मुद्दों से संबंधित जानकारी ये चैटबॉट प्रोवाइड करेगा। ये व्यक्तिगत, बहुभाषी और सहानुभूतिपूर्ण बनाया गया है, इसे सुरक्षित है ये। और इसमें 2 रोल मॉडल हैं, एक ध्रुव है, दूसरा दृष्टि है। इनको शामिल किया गया है जो सरल और प्रासंगिक तरीके से जानकारी संप्रेषित करते हैं, जानकारी को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ओपन एआई हम लोग जानते हैं, ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई चैट वर्ल्ड आइकन क्रिप्टो प्रोजेक्ट, इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी के जैसा ही वर्ल्ड आइकन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब ये वर्ल्ड आइकन क्रिप्टो प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? वर्ल्ड आइकन क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो ये लॉन्च किया गया है सैम ऑल्टरमैन के द्वारा, ओपन एआई के जो सीईओ हैं, बेसिकली ये बताएगा कि अमुक व्यक्ति है या फिर ये एक चैट जीपीटी की तरह से एक चैटबॉट है। तो ये एक तरह से व्यक्तियों की पहचान करना कि वाकई में रोबोट है या फिर व्यक्ति है, तो इसकी पहचान ये करेगा। साथ साथ में जो ये वर्ल्ड आइकन क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ये और भी जानकारियां प्रदान करेगा जो व्यक्तियों से संबंधित होती हैं। तो ये वर्ल्ड आईडी है और इस प्रोजेक्ट की और डिजिटल पासपोर्ट के रूप में वर्णित करती है ताकि यह साबित हो सके कि इसका धारक एक वास्तविक इंसान है, मतलब कोई व्यक्ति है और एआई बॉट नहीं है। ठीक है। वर्ल्ड आईडी प्राप्त करने के लिए ग्राहक वर्ल्ड आइकन ऑर्ब का उपयोग करके, अब इसमें ये ऑर्ब है, इसका उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से आइरिस स्कैन जो जैसे हम लोग आधार बनवाने जाते हैं तो उसमें भी आइरिस स्कैन होता है। तो आइरिस स्कैन करने के लिए साइन अप करता है और बाद में बॉलिंग बॉल के आकार का चांदी की गेंद होती है इसमें। तो एक बार जब ऑर्ब का आइरिस स्कैन सत्यापित कर देता है तो ये पता लग जाता है कि व्यक्ति वास्तविक इंसान है और ये विश्व आईडी बनाता है, वर्ल्ड आईडी बना देता है। वर्ल्ड आईडी के पीछे है कि कंपनी सैन फ्रांसिस्को और बर्लिन स्थित टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी है। तो टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी ये कंपनी है जो ये वर्ल्ड आइकन बनाएगी
और प्रोजेक्ट को बीटा अवधि में 2 मिलियन उपयोगकर्ता हैं इसके। 20 देशों में 35 शहरों में ऑर्बिंग ऑपरेशन ये बढ़ा रहा है, लॉन्च हो चुका है, और देशों में साइन अप करने वाले लोग भी इसमें ज़्यादा हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी टोकन WLD ये प्राप्त होगा। ठीक है, शुरुआती कारोबार में WLD की कीमत में तेजी आई। अब ये कारोबार के बारे में इसमें जानकारी दी गई है कि बिनेंस जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वेबसाइट पर कि दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज है, तो बिनेंस पर ये $5.29 के शिखर तक पहुंच गया और 1000 GMT पर $0.15 की शुरुआती कीमत से $2.49 पर था, जिसमें $25.1 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। तो ये जो $5.29 है ये एक तरह से मिलियंस में है, तो यहाँ पर मिलियन होना चाहिए। और ब्लॉकचेन विश्व आईडी को इस तरह संग्रहित करता है, ये ब्लॉकचेन है एक तरह से, जैसे बिटकॉइन होता है उसी तरीके से है ये, और इस तरह संग्रहित करता है जिससे गोपनीयता बनी रहे। और इसमें जो है ये गोपनीयता की बात भी की गई है कि किसी की आईडी है वो एक तरह से सिक्योर रहे, और इसे किसी एक इकाई द्वारा नियंत्रित या बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, या किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल, अभी फॉर्च्यून ग्लोबल ने टॉप कंपनीज की लिस्ट निकाली है, और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची इन्होंने निकाली है कंपनीज की। तो इसमें रिलायंस 16 स्थान का छलांग लगा करके 88वें नंबर पे है, तो 88 पोजीशन पे जो है रिलायंस आ गया है। इससे पहले रिलायंस जो है वो 2022 में 104वें नंबर पे था और 2021 में ये 155वें नंबर पे था। तो टोटल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में 8 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। देखिए इसमें इंडियन ऑयल भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, LIC भी है, और साथ साथ में ONGC भी है। तो इसमें एक्चुअली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो 48 स्थानों को छलांग लगा 94 नंबर पर है। तो 94th पोजीशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC की है, और 88th पोजीशन किसकी है, रिलायंस की है। रिलायंस जीवन बीमा में तो भारतीय जीवन बीमा LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम 9 पायदान फिसलकर ये 107वें स्थान पर पहुंच गया है। ONGC 158 पर है, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 233 पर, और भारतीय स्टेट बैंक 235 पर नंबर पर है। टाटा मोटर्स 33 पायदान ऊपर चढ़कर 337वें नंबर पर, और राजेश एक्सपोर्ट्स 84 पायदान चढ़कर 353वें नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो एक बुक को लेकर के है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये नीरजा चौधरी ने ये पुस्तक लिखी है, और इसमें बेसिकली ये हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये पुस्तक जो है बुक, ये इंदिरा गांधी के टाइम में किस तरीके से जो 84 के दंगे हुए, या फिर किस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ बीच बीच में, किस तरीके से जो जब राहुल गांधी को जो एक माँ की भूमिका के रूप में सोनिया गांधी रहती हैं और राजीव गांधी जब नहीं रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनकी चिंता को लेकर के ये पुस्तक लिखी गई है। साथ साथ में इसमें जो उतार चढ़ाव हुए हैं राजनीति में, तो 70 के दशक में, 80 के दशक में, उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। तो नीरजा चौधरी ने हाल ही में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक नई पुस्तक जारी की है। पुस्तक में नाटकीय घटनाओं पर प्रकाश डालती है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की नाटकीय घटनाओं पर प्रकाश डालती है, जिसके कारण सोनिया की घोषणा हुई, जो अपनी मां की सुरक्षा के लिए राहुल की चिंता से प्रेरित थी, कि मां किस तरह से जो है राहुल को लेकर के चिंता थी, और राहुल की जो है मां को लेकर के चिंता थी, जिस समय राजीव गांधी का देहांत हो गया था, भारत के प्रधानमंत्री थे वो।
तो पुस्तक के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी में आरएसएस नेताओं के साथ में इनका किस तरीके से इन्होंने दूरी बनाई और किस तरह से इनकी नजदीकियां आई। और इसमें भी कहा गया है कि इंदिरा गांधी का आरएसएस से क्या संबंध था, आरएसएस को ये प्रमोट करती थी और साथ साथ में आरएसएस से इतनी चूंकि प्रधानमंत्री थी तो दूरी बना के रखती थी ताकि इनका बैलेंस जो है इसका बना रहे। तो सकारात्मक संबंध बनाए रखे आरएसएस के साथ में, लेकिन संगठन के बीच एक निश्चित दूरी भी बनाए रखने के प्रति सावधान रही। उसके बाद जो है भारत के प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली पर प्रकाश डालती है। अब इसमें जैसे 1977 में इंदिरा गांधी पहली बार हार गई थी, तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी देश में, और हार के बाद सत्ता हासिल करने के लिए इंदिरा गांधी की रणनीति या राजीव गांधी के टाइम पे शाह बानो मामला या मंडल आयोग जो था उसके बारे में, राजीव गांधी के फैसले की त्रुटियां और वीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना जैसे समकालीन राजनीति को बदल दिया। तो किस तरीके से राजनीति में क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं उसके बारे में ये पुस्तक विवेचना करती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वीडियो लिंक के माध्यम से 13 रेलवे स्टेशनों में अमृत भारत रेल स्टेशन योजना का शुभारंभ किया है। देखिए कुछ स्टेशंस जो हैं हर स्टेट के, तो टोटल स्टेशन 508 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 50+ वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये टोटल 508 स्टेशंस को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा रेलवे स्टेशंस को, और उसमें जो डेवलपमेंट सभी क्षेत्र में और साथ साथ जो है प्लेटफॉर्म्स में ऐसे सफाई को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, हाई स्पीड रेल चलाने को लेकर के, तो ये सभी चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित हैं। तो 508 स्टेशनों के काम की आधारशिला रखने के अखिल भारतीय शुभारंभ का हिस्सा था, ये इसी का शुभारंभ हिस्सा था। और 13 रेलवे स्टेशन एक्चुअली ये ABSS अमृत भारत स्टेशन योजना रविवार को नरेंद्र मोदी जी ने उसके तहत 13 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर कार्य का वीडियो लिंक के माध्यम से शुभारंभ किया। अब इसमें 13 रेलवे स्टेशन ये एक राज्य के और 508 टोटल रेलवे स्टेशन है जिनमें ये अखिल भारतीय शुभारंभ किया गया था और इसका ये हिस्सा था। तो प्रधानमंत्री ने 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्राथमिकता दी गई है और इसमें निवेश से 508 स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे। तो उसमें जो भी सुविधाएं होंगी वो विश्व स्तरीय होंगी। तो जैसे वाईफाई है तो फ्री वाईफाई भी होगा, स्वास्थ्य को लेकर के या अच्छे खान पान को लेकर के सुविधा होगी, वेटिंग रूम में अच्छा वैश्विक रूप से जहाँ पे विदेशों में बेहतरीन स्टेशन है उनको देख करके जो है उसके डेवलपमेंट किया जाएगा। और 303 करोड़ के राज्य के 13 रेलवे स्टेशनों पर खर्च किया जाएगा। तो राज्य में ABSS कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, इसमें 13 रेलवे स्टेशन है। तो ये 13 रेलवे स्टेशन ये कर्नाटक के हैं, जिसमें बेल्लारी है। हम लोग जानते हैं कि बेल्लारी से जो सुषमा स्वराज थी वो चुनाव लड़ती थी और एक बार सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज की वो सीट जो है बेल्लारी वो कर्नाटक में वहाँ से चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव। तो बेल्लारी के साथ घाट प्रभा, गोकक रोड, बीदर, अलनावर, गडक, कोप्पल, हरिहर, अरसीकेरे, मंगलुरु जंक्शन, वाडी, कालाबुरागी जंक्शन, गुलबर्गा और शाहाबाद। तो ये टोटल 13 रेलवे स्टेशन है और 13 रेलवे स्टेशनों में को जो है ये राज्य के कर्नाटक राज्य के स्टेशन है जिनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से डेवलप किया जाएगा। और ओवरऑल जो रेलवे स्टेशन है वो 508 हैं और सबसे ज़्यादा उसमें उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
बिहार सरकार ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में है, तो गैंडा संरक्षण को लेकर के पुनर्जीवित करने के लिए राइनो टास्क फोर्स लॉन्च किया है। अब ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो असम हम लोग जानते हैं, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो जब काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडा के लिए और हाथियों के लिए जाना जाता है मेनली, तो 93% से अधिक गैंडे जो हैं वहीं पर असम में उनकी आबादी है, जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति देश के रूप में रेखांकित करता है। तो 93% राइनोस की आबादी असम में है और काजीरंगा नेशनल पार्क मेनली उसके लिए जाना जाता है। तो पश्चिमी चंपारण जिला है, जिले में 909.86 वर्ग किलोमीटर में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो ये चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो उसमें पारिस्थितिक जीवन शक्ति को अभ्यारण्य के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। बाघों की आबादी घनत्व में चौथे स्थान पर यह स्थित है, बाघों की आबादी में। तो राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है। तो राइनो टास्क फोर्स बाघ पुनरुत्थान की वजह के प्रेरित इस दुर्जय संरक्षण यात्रा पर निकल रही है। पुनर्जीवित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व गूंज न केवल गैंडों के लिए एक जीवंत निवास स्थान का वादा करती है, बल्कि बिहार में जैव विविधता संरक्षण के लिए उज्जवल भविष्य का भी वादा करती है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी तो प्रोटेक्शन, तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को लेकर के भी है ये। तो इसमें देखिए 3 जो बेसिक संरक्षण के प्रोग्राम थे, अधिनियम बेसिकली कह सकते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में आया, और इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 में लाया गया। 1927 में पहली वन अधिनियम बना था। उसके बाद 1980 में वनों को लेकर के बेसिकली एक वन नीति बनी थी, पहली वन नीति, और उसके बाद में उसका 1988 में संशोधन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। गदर, एक्चुअली गद्दर नाम है इनका, एक योद्धा, कार्यकर्ता और पूर्व माओवादी रहे हैं, और ये 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये क्रांतिकारी लोक गायक, और बेसिकली तेलंगाना जब फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। साथ साथ ये गायक भी थे और इन्होंने लोकप्रिय गीतकार भी थे। गद्दर, इनके गीत विरोध गीत के बदले दशकों से करोड़ों लोगों को छुए गए हैं। संचित बीमारी के बाद इनका परिवार को निधन हो गया। बेसिकली इनको कार्डियक अरेस्ट आया था, ये हार्ट पेशेंट थे, इसलिए इनका निधन हुआ है। और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना के निर्देश के बाद में, तेलंगाना के सीएम हैं, इनके निर्देश के बाद में गद्दर का अंतिम संस्कार सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पूर्व माओवादी विचारक रहे हैं ये। तो माओवादी हम लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट की भूमिका किस तरीके से, कम्युनिस्ट आंदोलन माओ ने चाइना में इंक्रीज किया था, तो उसी को लेकर ये माओवादी विचारक रहे हैं। इनका वास्तविक नाम गुम्मदी विट्ठल राव के बजाय अपने मंचीय नाम गद्दर से लोकप्रिय थे। ये कार्डियक अरेस्ट के पिछले 10 दिनों से उनका शहर में जी, अब ये इनका इलाज चल रहा था अपोलो हॉस्पिटल में और ये नहीं रहे। इनका जन्म मेडक में हुआ था और दलित परिवार में हुआ था 1949 को, 1949 को तूफरान में एक दलित जोड़े के घर हुआ था। और गद्दर ने क्रांतिकारी राजनीति में आने से पहले 1975 में कुछ समय के लिए कैनरा बैंक में भी काम किया था। 1980 में दशक में भूमिगत हो गए और CPI-ML के सदस्य बन गए और नाटकीय मंडली में संपादक भी थे। ये नक्सलियों को पीपुल्स वार ग्रुप का सांस्कृतिक संगठन था, उसमें ये रहे थे।
कम्युनिस्ट पार्टी, बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है माओवादी उसमें बदल गई थी, तो उसके ये माओवादी लीडर रहे थे। और माँ भूमि और रंगूला काला ये फिल्म है जिसमें इन्होंने अभिनय किया। माओवादी समर्थक होते हुए भी चुनावी राजनीति के खिलाफ अभियान चलाया था और इनके बारे में और भी डिटेल्स दी गई है। तो अम्बेडकरवादी इन्होंने बाद में घोषित कर दिया था 2017 में, माओवादियों से अलग हट करके संबंध तोड़ दिए थे। और 2018 में विधानसभा चुनाव में जीवन की पहली बार मतदान किया था। पहली बार जो है उन्होंने मतदान किया था 2018 में। शुरुआती दिनों में मैंने बताया आपको कि तेलंगाना जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय समर्थन किया था और 2001 में तेलंगाना राज्य आंदोलन का पुनरुत्थान के बाद में सक्रिय भूमिका निभाई थी, है ना। 2014 में तेलंगाना राज्य बनता है और उसमें इनकी भूमिका रहती है और इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया था, लेकिन इनकी तब तक जो है मृत्यु हो गई। गद्दर प्रजा पार्टी बनाने की घोषणा की थी और तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने की इन्होंने एक इच्छा प्रकट की थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों की टुगेदर वी आर्ट ये विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में शुरू हुई है। 2 महीने तक चलेगी ये प्रदर्शनी। 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। उद्घाटन इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। G20 की देशों के इसमें भारत की अध्यक्षता है G20 का सम्मेलन, और इसमें हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है ये कार्यक्रम। प्रदर्शनी में भारत समेत कुल 29 देश भाग ले रहे हैं और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक 2023 भी शुरू होगा, जो 5 महीने तक चलेगा। और अब आते हैं इस आज की नेक्स्ट न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ के। अब आते हैं लास्ट न्यूज़ पर कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल के साथ वन और पर्यावरण विभाग के अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन, याद रखिएगा इसको, असम सरकार की बात हो रही है। और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है और इसमें 1 करोड़ या 10 मिलियन व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौधे लगाकर राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण प्रभाव डालना है। तो हमने ये आज का करंट अफेयर डिस्कस किया। आप लोगों से विनम्र निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल में आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, gstayari.com के वेबसाइट पर आपको ये सारी न्यूज़ मिल जाएंगी और वहाँ पर उस वेबसाइट में यूपीएससी को लेकर के और पीसीएस को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर में निकलते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में या द हिंदू में, तो उसका हिंदी वर्ज़न मैंने उसमें डाला हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं या इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं या फिर ओपिनियंस हैं डिफरेंट पर्सन्स के, तो वो जो मेजर न्यूज़ हैं उनको भी मैंने gstayari.com वेबसाइट पर डाला है। तो gstayari.com वेबसाइट आप लोग उस पर विज़िट करके स्टडी कर सकते हैं। साथ साथ में मैं बताता ही हूँ कि GS तैयारी 9 ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, GS तैयारी 9, इसको ज्वाइन कर के डेली की करंट अफेयर्स तैयारी 9 डेली की करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ GS तैयारी
गूगल प्ले स्टोर से आप जा करके उसमें जीएस तैयारी एग्ज़ाम पोर्टल और जीएस तैयारी ऐप ये आप इस अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है इसमें टेस्ट सीरीज़ जो है वो फ्री है। टेस्ट सीरीज़ बेसिकली इसमें जितने भी टेस्ट हैं टेस्ट सीरीज बेसिकली जितने भी टेस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू उनको डिस्कस किया गया है, उनको बताया गया है। एक टेस्ट आपको 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट पेपर मिल जाता है उसमें, तो डेली एक टेस्ट पेपर डाला जाता है। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं। तो सोशल मीडिया की जितने भी नेटवर्क हैं, तो जैसे ट्विटर हुआ तो ट्विटर हैंडल पर भी है अवेलेबल है जीएस तैयारी। तो आप जो है सोर्स जीएस तैयारी के हैं जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। मेनली यूपीपीसीएस को लेकर के या यूपीएससी को लेकर के जो एक अलग से वेबसाइट में मैंने अपलोड किया है मटेरियल, उसको आप देख सकते हैं। जो हिंदी न्यूज़पेपर मोस्टली कवर नहीं करते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और साथ में द हिंदू के जो एडिटोरियल्स हैं उनको उस वेबसाइट में डाला गया है और डेली वो अपडेट भी हो रहे हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो करंट अफेयर्स का होगा उसमें हम लोग 5 और 6 अगस्त की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उसके साथ फिर 7th और 8th की करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूएशन में जब आ जाएगा ये, तो डेली एक करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिलता रहेगा प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना धैर्य बनाए रखने के लिए और इस वीडियो लेक्चर को आखिरी तक देखने के लिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।